अभी तक हमारा पूरा जोर कोविड से लड़ाई पर रहा है, पूरी दुनिया कर रहा है, हमारा भी रहा है। लेकिन अब हमें जरूरत इस बात की है कि बच्चों के पुनर्वास के लिए क्या मैकेनिज्म हमारे पास है। हम एक डेवलपिंग कंट्री हैं, कुछ चुनौतियां हमारे पास हैं कि जहां शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षण के टूल्स पर ही हमारे यहाँ डिबेट्स हैं, वहां हम इसके बीच में बच्चों के लिए पोस्ट कोविड रिहेबिलिटेशन की शिक्षण तकनीक कैसे ढूंढ पाएंगे, ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सवाल है जिस पर आज बात हम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है ये कि जैसा इन कुछ क्लिप्स को मैंने कल रघुराज जी ने मुझे दी थी, कुछ क्लिप्स तो मैं सुन पाया कि अभी जब हम ही लोग इससे जूझ रहे हैं कि माइक्रोफोन ऑन है कि नहीं ऑन है, जब हम ऑनलाइन टेक्निक से बात करते हैं एक दूसरे से, और दूसरा ऑनलाइन मैकेनिज्म बहुत उबाऊ है, ये आप और हम भी जानते हैं, क्योंकि उसमें हम वो मानवीय उष्णता नहीं ढूंढ पाते हैं जो हम इस वक्त आप मुझसे मुखातिब होते हुए और मैं आपसे मुखातिब होते हुए महसूस कर रहा हूँ। तो ऐसे में एक बच्चा जिसके बहुत सारे सरोकार हैं, वो अपने घर में बैठा है और वो एक टीचर की बात को कैसे सुनकर कैसे अपने को उससे आत्मसात करेगा, कैसे उससे जोड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल रहा है। और मुझे ये भी लगता रहा, जब मैं भी सोचता था कि मेरे परिचय क्षेत्र के बच्चे जब पढ़ते थे तो मुझे लगता था अगर बच्चों के समूह में ये पढ़ाई होती तो ये ज़्यादा उपयोगी होती, जहाँ वो शरारत भी कर पाते, आपस में एक दूसरे को छेड़ भी पाते, एक दूसरे से लड़ भी पाते, तो वो शायद इंटरेक्शन ज़्यादा उपयोगी होता, बजाय इसके कि हमने एक मोनोलॉग जैसा एक टीचर का चेहरा वहाँ रख दिया जिसमें तकनीक हमेशा एक बाधा की तरह हमेशा मौजूद है। कभी सिग्नल्स आ रहे हैं, कभी सिग्नल्स आ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सारे लोग जियो वाईफाई या कोई भी वाईफाई, एयरटेल या बीएसएनएल के फाइबर वाईफाई से कनेक्टेड बच्चे बहुत चुनिंदा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है। मैं सोचता हूँ कि मुझे सीधे विषय पर आना चाहिए और आप सबकी तरफ आना चाहिए। यहाँ बड़ा अच्छा एक मिक्स बैग है जिसमें पोलिटिशियन फ्रेटर्निटी से लोग हैं, हमारे स्कूल एजुकेशन के एक इमिनेंट ऑफिसर हैं, अजीता वाजपेयी पांडे जी हैं जिनका बड़ा लंबा अनुभव है तमाम क्षेत्रों में, कुछ युवा हैं जिन्होंने राजनीति में कदम रखे हैं, और सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं। तो एक बड़ा अच्छा, और कुछ एनजीओ और समाज सेवा से जुड़े हुए लोग भी हैं, बाल आयोग के हमारे साथ मुख्य पदाधिकारी भी हैं। तो एक बड़ा अच्छा पैनल है। बहुत संक्षेप में मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि ये बातचीत उपयोगी भी हो और रोचक भी हो। एक्सपर्ट कहते हैं कि बच्चों को मोबाइल से जो उसका इंटरेक्शन है वो 10 से 12 साल की उम्र में होना चाहिए। तो इसको हम क्या ध्यान में रख रहे हैं जब हम ऑनलाइन एजुकेशन की और सारी की सारी चीज़ों की बात करते हैं? और अगर 10 से 12 साल तक उसका एक्सपोजर मोबाइल के साथ नहीं होना चाहिए तो फिर क्या हम उसके साथ कोई अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं? इस बात को हमें ध्यान में रखना। दूसरी बात, अभी एक ब्रिज कोर्स की बात आई। मैं सहमत हूँ कि इस तरीके का कोर्स होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो 2 साल का नुकसान हुआ है, करीब करीब 2 साल का नुकसान हुआ है, उसको आप कंपनसेट कैसे करेंगे? बच्चे ने तो 2 साल तो पढ़ा नहीं। अब जो ब्रिज कोर्स की जावेद जी ने बात कही, उन्होंने कहा कि 12 से 18 माह तक इसको रखा जाना चाहिए। मेरा इसमें थोड़ा सा सब्मिशन ये है कि एक समय था, अभी भी शायद होता होगा, कि हमारे बचपन में देखते थे कि जो बच्चे जो तेज होते थे, मेधावी होते थे, वो एक साथ 2 क्लास पास कर लेते। क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम प्रत्येक क्लास के लिए उन 2 साल के गैप का एक कंबाइंड कोर्स करें और अलग से कोई 12 से 18 मार्च का कोर्स चलाने के या पैरेलल कोई कोर्स चलाने के, कुछ विषयों के अनावश्यक चीजों को कम करते हुए जो जरूरी बातें हैं उसको पिछली क्लास की उन बातों को उसी में शामिल करते हुए उसको उतने लर्निंग को दे दें ताकि उस पर कोई बोझ भी ना पड़े और उसको उससे कोई किसी चीज से वंचित न रहे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि 12 से 18 माह का एडिशनल कोई कोर्स होगा, उस बिहेवियर को किस तरह से पटरी पर लाना है, ये मनोचिकित्सकों के लिए भी एक बड़ी, और पेरेंट्स के लिए भी, यानी एक टीचिंग पैटर्न पेरेंट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि वो अपने बच्चे को स्कूल कैसे ले जाएं, फिर से कैसे उस तरफ आगे बढ़ें। आपके एडजेसेंट ही हैं डॉक्टर वाजपेयी, संक्षिप्त राय आपकी रखने के लिए। हम यही कर सकते हैं कि स्कूल एजुकेशन सेक्टर पर जितने भी इम्पैक्ट आए इसके,
चाहे वो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हो, एकेडमिक करिकुलम से रिलेटेड इम्पैक्ट हो, लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड इम्पैक्ट हो, या इकोनॉमिक इम्पैक्ट हो जो गिरीश जी ने कहा, जिसमें कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो स्कूल्स के, प्राइवेट स्कूल के ओनर्स हों, टीचर्स हों, स्टूडेंट्स हों, पेरेंट्स हों, एक फीस देता है, एक लेता है, स्कूल बसेस के संचालक हो, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं। तो हम ऐसे स्कूल एजुकेशन के जितने स्टेक होल्डर्स हैं उनका हर प्रकार का असेसमेंट कर सकते हैं। एंड इसमें आप लोगों की संस्था भी इसका उपयोग किया जा सकता है। PRO हो गई, आपका यूनिसेफ के भी लोग उसमें मदद कर सकते हैं थर्ड पार्टी के रूप में। और एक वाइट पेपर वी कैन जनरेट कि पोस्ट कोविड सिचुएशन में इज देयर एनी रिहेबिलिटेटिव और रिपेरेटिव कोई भी मेजर्स हो सकते हैं जो बिगर प्रॉब्लम्स हैं। देखिए, सब कुछ तो सॉल्व नहीं हो पाएगा, कई लोग चले ही गए, उनको वापस नहीं ला पाएंगे। इस प्रकार बहुत सारे ऐसे डैमेजेस हैं जो मुझे नहीं लग सकता है कि रिपेयर हो पाएंगे, लेकिन जो कर सकते हैं वो जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। एंड वी आर ऑल हियर टू लिसन दोस एग्जांपल्स। मी टू। They all have to work together in tandem, तभी कुछ आगे रास्ता निकल सकता है. And this COVID basically is a brilliant opportunity, I think, that we should improve the infrastructure and the hygiene of schools. So people will feel safer when they come. And उसके लिए जैसे अगर schools के पास there is a proper data of students that come और बच्चों का पूरा एक वो रहता है, तो उसके साथ अगर स्टेट वर्क करे एंड दे, जैसे हम देख रहे हैं कि 12 साल के ऊपर की अब वैक्सीन आने वाली है एंड दे कैन गो टू स्कूल, दे कैन गेट फ्री वैक्सीनेशन डन, वैक्सीन हेजिटेंसी उस तरीके से कम होगी एंड पेरेंट्स विल आल्सो फील मोर कंफर्टेबल व्हेन देयर चिल्ड्रन रीजॉइन। क्या अब साइकियाट्रिस्ट का रेगुलर विजिट स्कूल्स में खासतौर से 5वीं से छोटे बच्चों के लिए और उनसे बड़े बच्चों के लिए भी जरूरी है क्या? बच्चे के हाथ में मोबाइल तो है, जिनके पास उपलब्ध है, वो क्या देख रहे हैं, कौन सा डेटा है, उसके साथ साथ उनके ऊपर 3 तरीके के जो इफेक्ट्स हैं मुझे लगता है बहुत गंभीर तौर पर पड़ रहा है। एक फिजिकल, क्योंकि स्पोर्ट्स बंद हो गया है, घर के अंदर बंद है, सब कुछ इंडोर चल रहा है, तो उनकी मेंटल जो हेल्थ है वो भी डिस्टर्ब हो रही है, फिजिकल हेल्थ भी डिस्टर्ब हो रही है, साइकोलॉजिकली और सोशली भी वो कहीं ज्यादा पीछे जा रहे हैं। तो इन सब पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। स्कूल कब खुलेंगे ये परिस्थितियां और समय तय करेगा, पर आप हम सब जो है, मुझे लगता है कि जिन बच्चों का रूबी जी ने भी जिक्र किया कि जो बाइट्स हम देख रहे थे वो बच्चे 9, 10, 11, 12 के हैं, उनके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ स्कूल खोल दिया गया है, ऑल्टरनेट डेज के साथ स्कूल खोल दिया गया है, पर जो छोटे बच्चे हैं उन पर किस तरीके से हम ट्रैकिंग करें, ट्रेसिंग करें और उनके लिए बेहतर कौन सा एनवायरनमेंट दे सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लाख हम कई कारणों से देश के सरकारी क्षेत्र को कमतर करने की कोशिश करें, लेकिन इस संकट के समय में सरकारी क्षेत्र ने जिस तरह से अपने दायित्व का सफलतापूर्वक जिम्मेदारी से निर्वहन किया है, तो इस तथ्य को हम फिर से रेखांकित करते हैं कि बच्चों को शिक्षा से वंचित ना हो सके इस कोविड के संक्रमण के समय के बाद, तो इस बात की आवश्यकता है कि सारे देश में शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। जिसे की बात आई कि मनोचिकित्सकों की इस समय बहुत आवश्यकता है। हर स्कूल में एक मनोचिकित्सक का पद निश्चित रूप से होना चाहिए, ताकि वो बच्चों की मानसिक इलाज का किया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मध्याह्न भोजन की जो बात है, जो स्कूल जाने वाले बच्चे अगर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं तो उनके घर तक मध्याह्न भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि मुझे लगता है कि ये विषय ही बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जहाँ भावहीन चेहरों के साथ आप इस विषय पर विचार नहीं कर सकते। आपको बच्चों की तरह सोचना होगा, उनके दर्द से जुड़ना होगा। पोस्ट कोविड में और कोविड के दौरान भी वो है सुरक्षा, जान की सुरक्षा। जैसा हमारी बहन ने कहा था कि जान है तो जहान है, ये मूल तंत्र है, यही मूल मुद्दा है। और इस सुरक्षा का जो आधार है वो आधार है टीकाकरण। जब तक हम टीकाकरण की स्पीड नहीं बढ़ाते हैं, ये सारी सोच जो है
अच्छी होने के बावजूद भी वहाँ पर हमें नहीं ले जा पाएगी जहाँ पर हमें बच्चों को स्कूल तक ड्राइव करके ले जाना। अब मैं बात करना चाहता हूँ टीचिंग से रिलेटेड, क्योंकि मैं स्वयं अपनी नातिन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। बहुत छोटी है, 4 साल की है, और वो डिजिटल एजुकेशन से, चूंकि उनके पिताजी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, उन्होंने उसको जोड़ दिया। ये जो स्ट्रेस है जिसको हम बच्चों की स्ट्रेस मानते हैं, वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिस्कनेक्शन केवल बच्चों का नहीं। जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी स्ट्रेस है कि उसका जॉब कंटिन्यू होगा कि नहीं होगा। जो टीचर पढ़ा रहा है उसकी जो है मेथोडोलॉजी चेंज हो गई, अब वो यूनिडायरेक्शनल हो गई। ये इंटरेक्टिव एजुकेशन नहीं बन रह गया है, उसको इंटरेक्टिव एजुकेशन की आदत है। बच्चे जो है इंस्ट्रक्शंस को, फिजिकल जब एजुकेशन होता था तो जो इंस्ट्रक्शंस को बच्चे ओबे करते हैं, बच्चे उसके किसी इंस्ट्रक्शन को ओबे कर रहे हैं, किसी को नहीं कर रहे हैं। और एक बड़ी बात अभी किसी सज्जन ने कही थी कि जो बच्चे मुखर हैं वो बच्चे आगे निकल रहे हैं, जो बच्चे मुखर नहीं हैं वो बच्चे भी हीनता के भाव से भर रहे हैं, जो हमारे शैली जी ने प्रश्न उठाया। ये जो गैप है, इस गैप को हम कैसे फिल कर सकते हैं? इस गैप को हम कैसे हमारी जो भी एजुकेशन पॉलिसीज है उनका पार्ट बना सकते हैं? इस पर विचार सरकार से जुड़े लोग, प्रशासन से जुड़े लोग और हमारे एनजीओ और बुद्धिजीवियों को करना चाहिए। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बात है ये। जी, मैं एक और बात आपसे कहना चाहता हूँ कि जो ये मनोचिकित्सक की उपलब्धता का प्रश्न है, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। और इस प्रश्न का जो हल है, जो लोग करिकुलम डिजाइन कर रहे हैं, सरकार को विचार करना चाहिए कि वो जो टीचर्स की उनकी जो ट्रेनिंग है उसको मनोचिकित्सा का एक जो ट्रेनिंग का पार्ट बनाए, ताकि वो टीचर उसका जो है इमीडिएट काउंसलर का काम स्कूल में कर सके। रणनीति हमारी तथ्य आधारित होनी चाहिए। दूसरी बात उन्होंने जो रेखांकित की है कि शिक्षक कैसे हों, क्या हम पेरेंट्स को शिक्षक में बदल दें? कई पेरेंट्स ऐसे हैं जो शिक्षित नहीं हैं, तो क्या कम्युनिटी टीचर के किसी मॉडल पे हमें जाना चाहिए? द्विवेदी जी, इस वक्त बिफोर द स्कूल्स रियली रीओपन, अक्टूबर नवंबर व्हेनेवर इट इज, क्या स्कूल शिक्षा विभाग नहीं बना सकता नया क्यूरिकुलम जिसमें ब्रिज कोर्स को हटाकर, जो आपके सपोज आई एम इन 3rd क्लास, तो 3rd क्लास में ही जो हमने 1st और 2nd क्लास का मिस कर दिया है, देयर इज समथिंग नोन एज मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग। उस लेवल को लेकर उसको इंक्लूड करके वो बनाया जा सकता है। देयर इज नो कोई फैंसी टर्म की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्यूरिकुलम को आप अपने एक्सपर्ट कमेटी के साथ बैठकर, टास्क फोर्स के साथ बैठकर उतना सा ट्वीक कर दीजिए कि उसका वो नहीं जाए। क्योंकि जाहिर है अगर मैं 2 साल स्कूल नहीं गई हूँ तो पुनः आने के लिए इफ़ यू सैडल मी विद मोर लर्निंग, हम नहीं करेंगे, वो मतलब काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी। क्योंकि हम सब लोगों ने द्विवेदी जी को कई बार डिबेट करते सुना टीवी पे, वो इस बात को बार बार कह रहे थे कि शिक्षा में हमारा बजट का, जीडीपी का कितना हिस्सा जाता है। तो शायद अब हम ये जाने कि हमको अपने बजट का ज़्यादा राशि शिक्षा में देनी बहुत 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 ज़रूरी है। यू नो, गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक टुगेदर, इंटीग्रेटेड मैपिंग करनी चाहिए। वो कौन से परिवार हैं, उनके कौन से बच्चे स्कूल में जाते हैं और उनको हम कैसे ला सकते हैं। ड्रॉप आउट का बिल्कुल कंसर्न मत कीजिए। हम लोग रहे हैं फील्ड में, आप लोग भी रहे हैं। धनराज जी इस बात को शायद वाउच करेंगे, ही विल बेयर मी आउट, कि जहाँ आपने मिड डे अभी आप घर में भेज रहे हैं, उससे कोई बात बन नहीं रही है, बन के ज़्यादा बिगड़ रही है। आपने अगर स्कूल में उसको शुरू कर दिया, दीज चिल्ड्रन विल कम बैक। वंस दे कम बैक, प्लीज़ तब तक बहुत महत्वपूर्ण अपना कोर्स वो कर लीजिए ट्वीक कि मुझे पुनः ब्रिज कोर्स की आवश्यकता नहीं रहे। बच्चों के स्कूल का, शिक्षा का जो दुनिया है, उसमें 3 चीज़ें हैं। हम सभी ने अभी बात की मिड डे मील्स की, न्यूट्रिशन की।
पर किसी ने इस बात पे पॉन्डर किया है कि इम्यूनाइजेशन हैज टेकन अ बिग हिट? हम कोविड तो वैक्सीनेशन कर नहीं पा रहे, इट इज नॉट इफेक्टिव एट ऑल। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, पर एक जो सबसे सक्सेसफुल स्टोरी हेल्थ इनिशिएटिव इंडिया का था इम्यूनाइजेशन का, दैट हैज टेकन अ बिग हिट, इट्स गॉन। सो इफ माई, अगर मेरा हेल्थ, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं तो मैं स्कूल कहाँ से जाऊंगी? तो दैट इम्यूनाइजेशन, midday meals, women and child health and education department have to come together and see that things get back on track. कई ऐसे परिवार हैं कि जिनके पास एंड्रॉयड फोन भी नहीं है, और ऐसे परिस्थितियों में उन बच्चों को निश्चित रूप से उनकी लर्निंग प्रभावित हुई है। और इसमें निश्चित सरकार भी क्या करे, क्योंकि अंतोगतवा जैसा पूर्व में कहा है, जान है तो जहान है। हमें पहला काम उन लोगों को संक्रमण से बचाना है, और इसके लिए निरंतर प्रयत्न चल रहे हैं। और शिक्षा की यहाँ तक बात है, जो बच्चे जिनको अभी प्रवेश लेना चाहिए था उनका प्रवेश नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं, तो निश्चित रूप से इस पर भी कोई कार्य योजना, एक अच्छा सुझाव आया कि बनना चाहिए कि उनको यदि हम आगे उनकी क्लासेस बढ़ाते हैं, KG 1 से KG 2 में वो आ रहे हैं या फर्स्ट में आ रहे हैं, तो उनको दोनों तीनों वर्ष का हम क्या उस पाठ्यक्रम, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार करके कि जो उनका कहीं ना कहीं जो छूट गया है उनका अभ्यास, उसको हम कैसे उसको वो कर सकते हैं, ऐसा कुछ करना चाहिए। और निश्चित रूप से सरकार, जो लोग जिम्मेदार लोग इस दिशा में काम करेंगे वो कर रहे हैं निश्चित रूप से। इस महामारी को भी हम सब ने जनता के सहयोग से, अभी लाल किले के प्राचीर से मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात कही है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। जो भी समस्याएं समाज जीवन में है वो सबके प्रयास से दूर होनी है, और इस ये भी होगी, इतना ही करेंगे। स्कूल प्रिंसिपल उन्होंने खुद बताया कि कितने करीब 60% बच्चे जिनका कि कनेक्ट स्कूल से खत्म हो गया है, या बड़े पैमाने पर डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है। उनके पास यूनिसेफ की स्टडी हम लोगों ने देखी कि 60% बच्चों तक जो ऑनलाइन सामग्री है वो नहीं पहुंच पाई है। तो मुझे लग रहा है कि हमको सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि कहीं ना कहीं जो स्कूल स्टार्ट हो उसके पहले कुछ ना कुछ एक टास्क फोर्स बनना चाहिए। और जो सबसे बड़ी ज़रूरत निकल के आ रही है कि इसमें हमें मनोचिकित्सकों का, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का जो रोल है, मुझे लगता है कि टीचर्स के साथ, उनके साथ बैठ के, और जो एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्रिज कोर्स की बात आ रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हर बच्चे तक, हर पेरेंट्स तक वो पहुंच पाए। मुझे लग रहा है कि इस पूरे फोरम को इस पर कोशिश करनी चाहिए, और इसमें सरकार को भी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्कूल खुलने के पहले एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, और ये काम बहुत गंभीरता के साथ होना चाहिए, क्योंकि हमारी पूरी देश की, क्योंकि बात आ रही है कि लगातार 2 साल पूरी सीखने और सिखाने की प्रोसेस में बहुत लंबा गैप आ गया है, और कहीं ना कहीं हमारा जो मानव संसाधन या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की चेन है उसमें कहीं ना कहीं जो गैप हुआ है। तो ये बहुत गंभीर मसला है, और इसका बहुत सोल्यूशन बहुत गंभीरता के साथ और बहुत साइंटिफिक अप्रोच के साथ किए जाने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा अगर वो समस्या ग्रसित इस शिक्षा को लेकर हम बच्चे कहें तो वो रूरल बेल्ट में है, और वो भी सबसे ज़्यादा ऐसे यानी कि ट्राइबल बेल्ट में है। तो एक तो ट्राइबल बेल्ट में जिस तरीके की जो परिस्थितियां वर्तमान में है उसको सामने रखना बहुत जरूरी है। मैं अभी अलीराजपुर झाबुआ में से फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में मैंने कम से कम 15 जिलों का दौरा किया है। तो जो 15 जिलों की स्थिति सामने नजर आ रही है उसमें निश्चित तौर पर मैं किसी को दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आयोग के नाते मेरी भूमिका बच्चों के फैक्ट रखने की जरूरी होती है कि कहीं ना कहीं बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में तो है ही, लेकिन शिक्षा से काफ़ी दूर हो गए, और वो एक बड़ी संख्या है। मैं आंकड़ों की बात नहीं करूँगा, खासकर ट्राइबल बेल्ट में। उसका कारण सीधा सीधा है कि हमारी जो वर्तमान कोविड के बाद की परिस्थितियाँ हैं उसके कारण बच्चे शिक्षा से काफ़ी दूर चले गए। अब इसमें सवाल ये उठता है कि उनको पुनः कैसे जोड़ा जाए। तो मैं सुझाव की बात पर भी आता हूँ कि वहाँ पर हमें कम्युनिटी को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, वहाँ पर जनप्रतिनिधियों को जोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम पॉलिसी की बात करें तो एक कमेटी, जैसा कि शुक्ला जी ने कहा, जैसा कि और भी लोगों ने कहा, SDM स्तर पर एक कमेटी बननी चाहिए जो कि विशेष रूप से वो पॉलिसी का एक हिस्सा हो, कि अनिवार्य रूप से बच्चों की मॉनिटरिंग हो कि किस तरीके से हम बच्चों को शिक्षा दे पाएँ। जहाँ तक छोटे छोटे कोर्स की बात कही गई है वो बहुत उपयोगी है ऐसी जगहों पर जहाँ रूरल बेल्ट है, क्योंकि वो तकनीकी संसाधनों से बहुत दूर है। आप सब सुन चुके हैं कि उनके पास ऐसे 40% लोग होंगे जिनके पास मोबाइल नहीं है।
बल्कि 60% होंगे। तो कहीं ना कहीं उनको हम किस तरीके से शिक्षा पहुंचाएं, तो सरकार अपने स्तर पर काम कर रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी काम कर रही है, लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म रूरल बच्चों के लिए अभी वहां तक पहुंचा नहीं है। तो वहां पर हमको मैनुअल यानी कि व्यवहारिक शिक्षा पहुंचानी पड़ेगी, और उसके लिए जो मैंने प्रैक्टिकल ऑब्जर्वेशन किया है उसमें सबको मिलके, समाज के साथ मिलकर, कम्युनिटी के साथ मिलकर हम एक मोहल्ला क्लास चलाना बहुत जरूरी है। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। तो मोहल्ला क्लास में उस यूथ को जोड़ना बहुत जरूरी है जिसमें एक एनर्जी है, और जैसा कि आपने भी कहा कि हम उसी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को जोड़ के वहाँ हम उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोगों को संसाधन के रूप में उपयोग कर सकते हैं कि वो वहीं पर मोहल्ला क्लास में पढ़ाए, ताकि उसको एक रोजगार भी मिल सके। उसके लिए सरकार, हमारे RSK के कमिश्नर महोदय बैठे हैं और सभी लोग हैं समाज के, तो उसको हम किस तरीके से उस व्यक्ति को, उस यूथ को, या जो भी कम्युनिटी का जो हिस्सा है वो वहाँ पर टीचर बन के पढ़ाए मोहल्ला क्लास में, तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसको भी हमको पोटेंशियल देने की जरूरत है कहीं ना कहीं। में अभी जो निम्न तबके के जो लोग हैं उनके बच्चों पे और माता पिता दोनों पे बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का इफेक्ट हुआ है। इफेक्ट इस तरह से हुआ है कि माँ बाप अपने बच्चों को छोड़ने संस्थाओं में आ रहे हैं। उनको लग रहा है ये कोई ऐसी संस्था है, आश्रम है जहाँ हम बच्चों को रख सकते हैं। हम उनको समझाते हैं कि ये संस्थाएं ऐसी नहीं है कि मतलब कोई भी आके अपने बच्चों को रख सकता है कि आप आर्थिक तंगी के कारण। तो ये चीज़ मतलब बहुत एक दुखद है कि माँ बाप बच्चों को रख तक नहीं पा रहे हैं वो चीज़। और दूसरी चीज़, जो अपने किशोर है वो बहुत तंग आके घरों में बंद होके, या आर्थिक तंगी और बहुत सारी चीज़ें कारण हो सकते हैं कि वो घरों से निकल रहे हैं, और जो मोबाइल देख के और बहुत सारी चीज़ें, पॉक्सो के मामले बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो वो चीज़ चिंता का विषय है। इस पर समाज और समाज की दृष्टि ज़रूर होनी चाहिए कि इस दौरान युवाओं के, किशोरों के मनोभावों में क्या परिवर्तन हुआ है जिनके हाथ में मोबाइल लंबे समय। मुझे इस फोरम से ये आग्रह करना है कि जिस समाज में भी शिक्षा बेहतर स्थिति में पहुंचा है वो उसी समाज में पहुंचा है जहां हर सेक्टर के लोग, हर स्टेक होल्डर, पेरेंट्स है, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस है, पॉलिटिकल पार्टीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, सभी मिलकर वही बात करेंगे। सभी मिलकर वही बात करेंगे हमारा क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है। बहुत लोगों ने कहा, हमने आज के तारीख में लगभग 1.5 लाख वॉलंटियर्स को ऑनबोर्ड किया है कि भाई आप किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए रुचि दे रखते हैं, या आप अपना मोबाइल किसी बच्चे को दिन में आधा घंटा दे सकते हैं, जो डिजिटल डिवाइड को कैसे ब्रिज करें। तो ये एक कम्युनिटी मोबिलाइजेशन भी शुरू हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरह का बातें आज आई है, आप भी और जगह बात करेंगे, लोग और जुड़ेंगे, तो हम सभी मिलकर कहीं ना कहीं जिसके लिए बात हम कर रहे हैं, बच्चे, हमारे बच्चे, आपके बच्चे, बेहतर भविष्य की ओर जाएंगे। चुनौती है, एक अवसर भी है, हम सभी मिलकर बिल्कुल इसको फेस करके बेहतर जो कल की ओर ले जा सकते। बड़ी उम्मीद की बातचीत रही। मैं सभी वक्ताओं के वक्तव्य डिस्क्लेमर के साथ जा रहा हूँ, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जी वही जो जाइटिस कैडिला वैक्सीन जो अप्रूव हो गई है 12 to 18 के लिए, वी शुड लुक एट दैट बिकॉज उसी के कारण स्कूल हेजिटेंसी विल बी अवॉइडेड और पेरेंट्स विल आल्सो फील कंफर्टेबल सेंडिंग देयर चिल्ड्रन। और टीचर्स का वैक्सीनेशन ये भी एक बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। मैं धन्यवाद के लिए आप सबके वक्तव्य, एक पत्रकार के तौर पर मैंने बहुत सीखा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि एक इस तरह की एक गंभीर चिंता, जैसा सर ने कहा, राज जी ने, कि कई लोग जो नॉन टेक्निकल हैं वो जिस तरह से बोले, मतलब कमाल। ये समाज की चिंता और आपके अध्ययन को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं अनिल जी को एक निवेदन ये है कि जो आज जो बातचीत हुई है उसका हम लोग थोड़ा सा एक डॉक्यूमेंट बना के सर तक पहुंचा देंगे, ताकि वो सजेशंस को हम लोग आगे कैसे ले चलें। थैंक्स अ लॉट सर, आप सब ने शॉर्ट नोटिस पे आए, यूनिसेफ और रघुराज सर की तो मेरी तरफ से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया।